दोस्तों, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से इतनी इंटरकनेक्टेड होती हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में तीनों जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में इनको समझाऊंगा। तो चलिए इसके बारे में मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, उसके बाद भी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है वो भी बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप देख रहे हैं लर्निंग का नया अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है। ओजोन गैस यानी ऑक्सीजन की 3 एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ओजोन गैस जो होती है, इसका जो लेयर होता है ये पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में रहता है और ये ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर के रूप में यूज होता है, मतलब कार्य करता है। प्रोटेक्शन कवर इसके लिए क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के जो ह्यूमन है यानी प्राणी हैं उनके ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट करता है। ये जैसे ये बहुत सारे घातक बीमारियाँ जैसे कि स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। लेकिन कुछ समयों से ह्यूमन की कुछ बैड एक्टिविटी कहें या फिर कुछ गलत मेथड, कुछ कार्य या कुछ एक्टिविटी जिनकी वजह से इन ओजोन लेयर की जो परत है वो हटती जा रही है, इसी को हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन बोले तो ओजोन लेयर का संक्षारण होना, रिक्तीकरण होना। अब वो किन की वजह से होता है, वो उनके मेनली 4 रीजन्स हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शेविंग क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर। ये 4 चीज़ें और भी बहुत सारी कुछ इंडस्ट्रियल वर्क है जिसके थ्रू कुछ ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करती हैं, वहाँ से उसको संक्षारण करने का काम करती है। वो गैस मेनली जो वो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब चीज़ों से जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शेविंग क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन होता है जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत ही घातक होता है, यानी उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब सेकेंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने से पहले सबसे पहले ये 2 वर्ड्स को लेते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन मीन्स प्लांट्स, हमारे जो ग्रीनरी हैं, हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, और हाउस मीन्स उसके बाहर के जो कवर्ड एरिया होता है, ग्रीन हाउस। अगर ये तीनों वर्ड्स को हम मिलाएं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम लेते हैं पृथ्वी को ग्रीनरी के रूप में पृथ्वी को, और हाउस के रूप में ग्रीन हाउस गैसेस लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के ऊपर एक कवर्ड एरिया बनाता है, और ये जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है, वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होता है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 20% CH4 होता है, CFC, NO2, N2O, वाटर वेपर्स। ये सब गैसेस से मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, अगर इसको सिंपल तरीके से मैं एक आपको इजी तरीके से बताने के लिए एक यहाँ पे एक डायग्राम है। डे टाइम है, ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं होता तो अगर सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आता तो डे टाइम में तो टेम्परेचर 25 डिग्री के करीब पहुँच जाता, और नाइट टाइम में क्या होता, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो रात में जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है जिसमें सर्वाइव करना बहुत ही हार्ड है। अब देखिए ग्रीन हाउस का क्या काम रहता है। ये ग्रीन हाउस जो होती हैं ये पृथ्वी से जो प्रकाश आता है उसमें से कुछ गैसेस तो वापस लौट के चली जाती हैं परिवर्तित होके, और मैक्सिमम गैसेस पृथ्वी के अंदर आती हैं। मतलब सूर्य का जो प्रकाश मैक्सिमम प्रकाश है वो पृथ्वी के अंदर आता है। पृथ्वी के अंदर आने के बाद में जब ये नाइट टाइम होता है, यानी जब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के जिस पार्ट पे नहीं पड़ता है वहाँ पे उस टाइम पे ये जो गैसेस होती हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे जो पैदा होने वाली जो हीट होती है वो वापस नहीं जा पाती। वापस क्यों नहीं जा पाती, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस
वापस जाने पे CFC गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको वापस भेज देता है, वापस पृथ्वी पे आते हैं, फिर वापस ये गैसेस से टकराती हैं और वापस आती हैं। इस तरह से जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है। यानी एवरेज टेम्परेचर दिन में हो या फिर नाइट में हो, रात में हो या दिन में हो, जो एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और हो सकता है कि हम लोग सर्वाइव कर भी नहीं पाए। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब ये जो गैसेस होती हैं, ये गैसेस कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होती है। देखिए, जब कोई चीज़ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हो तो वो ठीक है। वैसे ही जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है, एक सही क्वांटिटी में रहता है तो एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन जब ये गैसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, N2O है, जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसमें से जो भी सूर्य का प्रकाश आता है ये अंदर, मतलब ये बाहर जा ही नहीं पाते। कुछ गैसेस, कुछ मतलब हीट्स, मतलब ये जो हीट है ये बाहर जा नहीं पाते। इसकी वजह से जो इंटरनल पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज से बढ़ता जाता है। ये अगर जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे पृथ्वी पे बहुत सारे ही गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे तो समुद्र का पानी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और समुद्र का पानी ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो जो पृथ्वी के मतलब समुद्र के पास के जो इलाके हैं वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? जब ग्रीन हाउस गैसेस जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो, यानी एक्सेस क्वांटिटी में जब ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं तो पृथ्वी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर से जो है ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हुआ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये जो गैसेस होती हैं वो इंक्रीज क्यों होती हैं, कैसे इंक्रीज होती हैं? वो ऐसे कि जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, CFC, N2O, ये सब गैसेस ऐसी होती हैं, इनके बढ़ने का मेन रीजन होता है जंगलों का काटना, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें होता क्या है, जैसे अगर प्रैक्टिकली अपने तौर पे देखा जाए तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ पौधे यानी प्लांट्स लेते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम प्लांट्स को काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। और सेकेंड तौर पे देखा जाए तो औद्योगिकरण, जैसे औद्योगिकरण होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, तो उसमें जो फर्नेस वगैरह या फिर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसमें कार्बन एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, और बहुत सारे CFC गैसेस जो होती हैं उसमें, जैसे कि हमारे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ से क्लोरीन गैसेस यानी CFC गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। CFC में क्लोरीन गैसेस होती हैं, और ये गैसेस जो है क्वांटिटी में बढ़ती जाती है। जब ये क्वांटिटी में बढ़ेगा तो इंटरनल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से बढ़ता जाएगा, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं क्रिएट होंगी। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसको रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं उन्होंने एक समिट किया है, मतलब बहुत सारे ऐसे वो बनाए गए, प्रोटोकॉल्स बनाए गए जिसके तहत जो है ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो गैसेस जो एक नॉर्मल रेंज से बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए उम्मीद है आपको ये तीनों जो टॉपिक है, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।